वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस वन शॉट क्लास में हम फिनिश करेंगे आपका ट्वेल्थ क्लास का एक चैप्टर दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे सारे इस वन शॉट में आपके कवर हो जाएंगे। किसी और रिसोर्स पे आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके इस चैप्टर में पर्टिकुलर जो टॉपिक आपका शुरू होता है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से ही हम शुरू करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, तो देखो भाई एनिमल हस्बेंड्री क्या है। ये आपकी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है आपका फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, यानी कि लाइव स्टॉक क्या है, आपके वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम पालते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स आपके फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर किसी और रीज़न की वजह से हम उनको पालते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री आपकी क्या है, सबसे पहले वो देखो। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, branch of agriculture that concerned with that is concerned with feeding, breeding, housing and health care of livestock। अब इसमें देखो लाइव स्टॉक आपका क्या क्या हो सकता है। लाइव स्टॉक में आपके एनिमल्स हो सकते हैं जैसे कि आपकी काउज, बफेलोज, शिप, देन आपका पिग, गोट, हॉर्स। ठीक है, ये सारे आपके एनिमल्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर लाइव स्टॉक को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो इसमें आपके और भी एनिमल्स हो सकते हैं जैसे कि आपका पोल्ट्री बर्ड्स, ठीक है, एंड आपका फिशेस, आपके मोलस्क्स और आपके हो सकते हैं क्रस्टेशियंस। ठीक है, अब क्रस्टेशियंस में जैसे कि आपके क्या क्या हो सकते हैं। क्रस्टेशियंस में हो सकते हैं आपके प्रॉन, आपके क्रैब्स वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ आपके एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं फूड के लिए या मीट के लिए या किसी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो पर्पज़ क्या आपका वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पर्पज़ यानी कि किस लिए हम इनको पालते हैं। तो पर्पज़ में याद रखना सबसे पहले एक तो आपका डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपका पर्पज़। देन हो सकता है आपका मीट, या फिर आपका खेती बाड़ी में यूज़ करने के लिए लैंड मैनेजमेंट या फार्मिंग लिख सकते हैं आप, लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम काम करवाने के लिए लेबर के तौर पे भी एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपके ओक्स हो गए, हॉर्स, डंकी। ठीक है, यानी कि आपका ओक्स, डोंकी या हॉर्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री जो आपकी प्रैक्टिस एग्रीकल्चर की उसको बढ़ाते हैं या उसको परफॉर्म करते हैं। अब यहीं पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। कैटल इंक्लूड करता है एनिमल्स ऑफ जीनस बोस। क्या? कैटल इंक्लूड्स एनिमल्स ऑफ जीनस बोस, एनिमल्स ऑफ जीनस बोस जीनस के जो एनिमल्स है वो आपके कैटल्स में आते हैं। अब यहाँ पे याद रखना जो क्या आपकी यहाँ पे आपको याद रखना है जो बुफेलोज है दीज आर नॉट कम अंडर कैटल्स। बुफेलोज डोंट कम अंडर कैटल, डोंट कम अंडर कैटल्स। ठीक है, जो आपकी बुफेलोज है वो कैटल्स के अंडर नहीं आती है। अब थोड़ा सा बात की जाए अगर इंडिया की, इंडिया में और चाइना में दोनों में मिला के आपका लगभग 70% ऑफ वर्ल्ड का लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। क्या? इंडिया प्लस चाइना होल्ड्स
अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डाटा आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको एज इट इज़ याद रखनी है। देखो, एक जिक्र आता है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्या, हरित क्रांति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में याद रखना आपका एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन याद रख लेना बस। ठीक है, स्वामीनाथन। ठीक है, एंड आपका बोरलोग, नॉर्मनी बोरलोग। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया आपका, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, स्वामीनाथन एंड बोरलोग। यहीं पे इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए वाइट रेवोल्यूशन, जो कि किसके लिए था आपका, मिल्क के लिए, जस्ट ए सेकेंड भाई, वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन आपका किस चीज़ के लिए था, फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये वाइट रिवॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है वी कुरेन या वर्गीस कुरेन। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे सवाल आपके बनते हैं। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली जाए, तो याद रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन और वाइट रिवॉल्यूशन आपका वी कुरेन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। देखो भाई, इस पार्ट में जो बेसिक चीज़ें जैसे कि सफाई मेंटेन करनी चाहिए, अच्छा प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, सनलाइट देनी चाहिए, ये ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी। यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं तुम्हें सिर्फ वो बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अब जो मैं चीज़ बताऊंगा वो सारी याद नहीं करनी, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो, आपको ब्रीड के बारे में देखो। सबसे पहले जो आपकी ब्रीड है वो दो तरह की हो सकती है। एक ब्रीड हो सकती है तुम्हारी क्या, एग्जोटिक, जो कि होती है आपकी विदेशी ब्रीड, यानी कि जो अपने देश की नहीं है, बाहर की जो ब्रीड होती है विदेशी। ठीक है, एक सेकंड, विदेशी। और फिर यहीं पे दूसरी ब्रीड हो सकती है आपकी क्या, इंडोजिनस। सेकंड इज योर इंडोजिनस। इंडोजिनस यानी कि जो आपके अपने देश की स्वदेशी जो ब्रीड है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आपका इंडोजिनस ब्रीड। अब यहाँ पे एक दो मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। एग्जोटिक वाले में देखो, सबसे पहले एग्जोटिक वाले में आपको याद रखना, एक तो क्या, जर्सी, दूसरा होलेस्टीन, तीसरा आपका ब्राउन स्विस, एंड इससे पहले एक चीज़ और याद रखना, जो तुम्हारी क्या है, जो तुम्हारी होलेस्टीन है। होलेस्टीन वर्ल्ड की बेस्ट मिल्च ब्रीड है। क्या है, बेस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ वर्ल्ड, बेस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ वर्ल्ड। बेस्ट है भाई आपके वर्ल्ड की ये मिल्च ब्रीड, यानी कि दुधारू, दूध देने वाली जो ब्रीड है। देन नेक्स्ट इसमें आ जाता आपका ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। ठीक है, उसके बाद आपका आयरशायर, और एक आपका गुर्नशे, GUERNSHEY। ठीक है, तो इसमें जो एग्जोटिक ब्रीड में जो एग्जाम्पल दिमाग में बिठा के रखना है, होलेस्टीन तो बेस्ट मिल्च ब्रीड है, और दूसरा है कि जर्सी। हायर चांसेस है कि अगर सवाल आना होगा ना, इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जोटिक ब्रीड। चार एग्जाम्पल दे देंगे, तुम्हें पता होना चाहिए इसमें। अब बात आती है इंडोजीनस ब्रीड्स की। ठीक है, तो इंडोजीनस वाले को भाई थोड़ा सा वो करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। देखो, तो इंडोजीनस वाले में आ जाओ। अब इंडोजीनस ब्रीड ना कैसे हो सकती, तीन तरह की हो सकती है। तीन तरह की कैसे हो सकती है वो देखो। सबसे पहले देखो, इंडोजीनस कुछ इस तरह की हो सकती है। जो सबसे पहले ब्रीड होगी आपकी वो कौन सी हो सकती है, मिल्च ब्रीड, यानी कि जिसको पाला जाता है दूध के लिए। ठीक है, फिर दूसरी हो सकती है आपकी जो ड्रोट ब्रीड होती है,
यानी कि जो ड्रोट ब्रीड होती है उनकी क्या होती है, अच्छी खासी टॉलरेंस पावर होती है। यानी कि वो थोड़ा सा वेदर में अगर डिस्टर्बेंसेस होंगी तो उन डिस्टर्बेंसेस की वजह से उनकी मिल्क की क्वालिटी पे, मिल्क की क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या हो सकती है आपकी ड्रोट ब्रीड, ड्रोट ब्रीड। एंड तीसरी होती है आपकी जनरल यूटिलिटी, जनरल यूटिलिटी ब्रीड। यानी कि इनमें एक फीचर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, बीच की मान सकते हो इनको, मतलब दूध भी ठीक ठाक देंगी और टॉलरेंस होगी वो भी अच्छी ठीक ठाक होगी इनकी। ठीक है, तो मिल्च ब्रीड आपकी क्या होती हैं, जो किसके लिए होती हैं आपकी, फॉर मिल्क। ठीक है, और ड्रोट ब्रीड आपकी वर्किंग के लिए, जिनकी स्ट्रेंथ वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह अच्छी होती है, और ये होती है आपकी दोनों मिल्क प्लस वर्क के लिए, मिल्क प्लस वर्क। अब यहाँ पे मैं एक के दो एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को, जो कि एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना साहिवाल, मिल्च ब्रीड में साहिवाल, गिर, एक सेकेंड भाई, रेड सिंधी, रेड सिंधी, देन आपका डेयोनी, और आपकी, चलो इतनी बहुत है, एक चलो राठी और लिख लो इसमें। ठीक है, राठी। अब वर्किंग वाले में देखो, यहाँ पे याद रखनी है आपको कंगायुम, माल फिलहाल के लिए एक बार सिर्फ देख लो, जो याद करना वो मैं बता दूंगा। ठीक है, नागिरी एंड आपका हल्लीकोर, ये आपकी आ जाती है ड्रोट ब्रीड। देन इसके बाद आती है आपकी जनरल यूटिलिटी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी कम करे, या भाई देखो प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा अलग हो सकता है, KAMKREY, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती ब्रीड्स, तो हो सकता है किसी स्टेट में इसको कुछ अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता हो। ठीक है, देन ओंगोले, एक है आपकी थार पारकर, थार पारकर, उसके बाद है आपकी हरियाणा। तो ये ब्रीड्स के टाइप हो गए हैं। अब इसमें देखो एग्जोटिक वाले में जर्सी याद रख लेना, होल्स्टीन याद रख लेना, काम चल जाएगा। मिल्च वाले में सिर्फ साहिवाल और गिर याद रख लेना, काम चल जाएगा। बाकी एक बार सिर्फ देख लेना, याद करने का ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीड वाला पार्ट। अब इस कैटल ब्रीड वाले पार्ट में ही एक छोटा सा पार्ट और आता है। ये जो पार्ट मैं बताऊंगा, ये चीज़ें अब इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिजीज ऑफ कैटल, डिजीज ऑफ कैटल, कैटल में आपकी कुछ डिजीज होती हैं भाई, यहाँ से सवाल भाई बड़ी आते हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखना वायरल डिजीज में, वायरल में आपको याद रखना क्या क्या, एक तो फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, ये आपकी भाई वायरस की वजह से होती है। एक डिजीज होती है रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट, ये भी आपकी वायरल होती है। तो ये भाई डिजीज में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो डिजीज वाला पक्का याद कर लेना। देन आपकी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में आपको याद रखना एक तो एंथ्रेक्स, ठीक है, और एक है आपका मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस। ठीक है, मेस्टाइटिस याद होना हो, एंथ्रेक्स पक्का होना चाहिए। और अब आ जाता थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, ये PYQs में मैंने देखा एक दो जगह, तो ये देखना प्रोटोजोन, प्रोटोजोन डिजीज में आपको एक एग्जांपल याद रखना, दैट इज बेबियोसिस, बेब्सियोसिस, BABESIOSIS, बेब्सियोसिस या जो भी तुम बोलो। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डिजीज है कैटल्स की, जहाँ से सवाल आने के चांसेस होते हैं। एंड जब तुम PYQs देखोगे, DSL में तो भाई PYQs इस पार्ट से नहीं था, बट एक दो जगह के और मैंने PGT के एग्जाम देखे थे, वहाँ पे इनमें से क्वेश्चन था। तो डिजीज़ वाला याद रख लेना, मुश्किल भी नहीं है, एक दो चीज़ तो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखी होंगी। ठीक है, इसके बाद यहीं पे एक छोटा सा पार्ट आ जाता है आपका पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट को लेके, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, अच्छा न्यूट्रिशन देना, सनलाइट मिलनी चाहिए, ये वो चीज़ नहीं बताऊंगा। अब जो आपकी पोल्ट्री फार्म होता है, यानी कि जो आपका मुर्गी फार्म होता है,
उसमें जो बर्ड्स यूज़ होते हैं वो दो तरह के बर्ड्स होते हैं। दो तरह के कौन से बर्ड होते हैं वो देखो, एक तो होते हैं ब्रॉयलर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके जस्ट ए सेकंड लेयर, ठीक है। तो अब देखो, एक टाइप है ब्रॉयलर, दूसरे बर्ड होते हैं आपके लेयर टाइप के। जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनको रियर किया जाता है, इनको पाला जाता है किस चीज़ के लिए, मीट के लिए। और जो लेयर है इनको पाला जाता है एग्स के लिए, ठीक है। अब जो लेयर वाले हैं, जो बर्ड हैं एग्स के लिए जिनको पालते हैं, उनकी डाइट होती है कैल्शियम रिच, ठीक है। इनकी बेसिक आपकी न्यूट्रिशनल डाइट होती है जो कि इनकी बॉडी मास को गेन करने में हेल्प करती है। न्यूट्रिशनल डाइट फॉर मास गेन, ठीक है। अगर बात की जाए इन दोनों में से, तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है, फास्ट ग्रोथ। और जो लेयर वाले होते हैं इनकी होती है स्लो ग्रोथ, ठीक है। तो इस पार्ट में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लेना। ब्रॉयलर्स का जो रियरिंग होता है वो मीट के लिए होता है, लेयर का होता है एग्स के लिए। मे बी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। अब इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है, दैट इज एनिमल ब्रीडिंग। कहाँ गया भाई, एनिमल ब्रीडिंग। तो भाई मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टॉपिक इतना सिंप्लीफाई कर दूं, सारी चीज़ें आपको साथ के साथ याद। तो इस पार्ट में सबसे पहले समझो आप ब्रीड क्या होती है, ब्रीड समझना ज़रूरी है। ब्रीड रेफर्स टू अ ग्रुप, ब्रीड रेफर्स टू अ group of animals, group of animals related by descent and similar in characters and similar in characters, similar in characters like appearance, features, size एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो आपके क्या है ब्रीड क्या होती है, ब्रीड आपके वो एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिनके अपीयरेंस सेम होगी, फीचर सेम होंगे, साइज और कॉन्फ़िगरेशन भी आपका ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। अब इसमें जो आपकी क्या है एनिमल ब्रीडिंग है, एनिमल ब्रीडिंग हम क्यों करवाते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब वो देखो, एनिमल ब्रीडिंग aims to produce improved breeds of domesticated animals by improving their genotypes through selective mating, ठीक है। आपका ये है आपकी एनिमल ब्रीडिंग का एम, एनिमल ब्रीडिंग करवाई क्यों जाती है। अब भाई देखो एनिमल ब्रीडिंग में ना कई सारे टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में यूजुअली सभी को कन्फ्यूज़न होता है, मेरे को भी कन्फ्यूज़न होता था। जब एक बार पढ़ते तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बट बाद में भूल जाते थे। तो अब यहाँ पे मैं कंपेयर करके अच्छे से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में, मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो देखो भाई, तो मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में आपको यहाँ पे याद रखना है, दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक तो होते हैं इन ब्रीडिंग मेथड्स, क्या होते हैं इन ब्रीडिंग मेथड्स, और दूसरे होते हैं आपके आउट ब्रीडिंग मेथड्स।
अगर आपको ये याद हो गया ना इनब्रीडिंग क्या है और इसमें कौन से मेथड्स आते हैं और इनब्रीडिंग क्या है और इसमें कौन से मेथड आते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन इसमें आपको रहेगा नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे साथ की साथ याद हो जाएंगी। इनब्रीडिंग क्या होती है पहले वो समझो। ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। ठीक है, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम जनरेशन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। फिर यहीं पे आपका आता है आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, जो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपके इन ब्रीडिंग में क्या है, जो एनिमल्स हैं वो 4 से 6 जनरेशन तक उनके बीच में आपस में कोई ना कोई लिंक आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो देखो, इनके टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स में आपको सबसे पहले याद रखना, इन ब्रीडिंग में फर्स्ट टाइप है आपका क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग। और दूसरा टाइप है आपका लाइन ब्रीडिंग। ये एनसीईआरटी में वैसे दे नहीं रखा लाइन ब्रीडिंग, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं, समझ लेना इसको भी। अब आउट ब्रीडिंग वाले में देखो आपके अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि फर्स्ट आपका आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग। दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अच्छा क्रॉस ब्रीडिंग में एग्जांपल याद रखना तुम्हारा हिसार डेल का। हिसार डेल, हिसार डेल जो भी बोलो। एंड फिर तीसरा यहाँ पे है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो देखो, यहाँ पे एग्जांपल याद रखना आपको म्यूल का। ठीक है, यहाँ पे हिजारडेल का, यहाँ पे म्यूल का। अब इनमें ना अगर तुम्हें इन ब्रीडिंग के टाइप याद हो गए कि इन ब्रीडिंग में क्लोज ब्रीडिंग आता है और आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो भी तुम्हारा काफ़ी सारा काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें इस चीज़ से। अब वन बाय वन हम इन सारे टाइप्स को देखेंगे। पहले इन ब्रीडिंग वाले पे आ जाते हैं। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद इन ब्रीडिंग। एक सेकंड भाई, अरे यार एक सेकंड। तो इन ब्रीडिंग में फर्स्ट टाइप आता है क्या आपका क्लोज ब्रीडिंग। अब देखो भाई क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है। क्लोज ब्रीडिंग होती है मेटिंग ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सच एज सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड ऑफरिंग्स ऑफ, या फिर हाफ सिबलिंग्स। ठीक है, मेटिंग ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। एक तरह से फैमिली में जो मेटिंग सिस्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, सच एज सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, इस तरह की जो आपकी कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, और फिर यहीं पे जो तुम्हारा क्या आता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो थोड़े से दूर के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते क्लोज ब्रीडिंग की तरह। उनमें मतलब कोई ना कोई आपका कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलता है। अब इन ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, 4 से 6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई ना कोई आपका कनेक्शन, कोई रिलेशन, कोई लिंक आपको देखने को मिलता है। अब इन ब्रीडिंग की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो क्या है, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी। अब सवाल आता है कि जो इन ब्रीडिंग है वो किस लिए करवाई जाती है। अगर आपको प्योर लाइन डेवलप करनी है एनिमल्स की तो उसके लिए आपकी इन ब्रीडिंग करवाई जाती है। क्या होता है,
इट इज डन टू इवॉल्व डन टू इवॉल्व प्योर लाइन प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, प्योर लाइन अगर बनानी है तो उसके लिए इनब्रीडिंग करवाई जाती है। बट इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, काफ़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है। एक तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग कोज इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, ये चीज़ हम एक बार समझते हैं। तो देखो भाई, एक सेकेंड, दिस इज ON, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज एक्सपोज्ड हार्मफुल रिसेसिव अलील्स। एक्सपोज्ड हार्मफुल रिसेसिव अलील्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग अगर होती रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल रिसेसिव अलील्स है वो आपके एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, वो खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो और दूसरा जो आपकी इनब्रीडिंग है, ये आपका सुपीरियर जीन्स के एक्यूमुलेशन के लिए भी करवाई जाती है। ठीक है, एंड दूसरा यहीं पे एक और पॉइंट याद रखना है, जो आपकी इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग इज यूज, या सिंपली लिख सकते हैं, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन accumulation of superior genes, and elimination of less desirable genes। भाई इस पार्ट में जितनी भी पॉइंट बताए गए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो इन पॉइंट्स को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इन ब्रीडिंग वाले में जितने पॉइंट हैं इनको बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में। आई होप जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब यहीं पे सेकंड जो चीज़ आती है दैट इज आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग देखते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होता है भाई, ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स that are not closely related that are not closely related। ठीक है, involves mating individuals from different breeds। ठीक है, from different breeds, populations, or even different species to introduce genetic combinations ठीक है, सो गाइज आई होप आउट ब्रीडिंग आपको समझ आ गई होगी। अब इसी में आती है आउट क्रॉसिंग। फर्स्ट इज योर आउट क्रॉसिंग। देखो इन ब्रीडिंग में क्या था, 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन कनेक्शन होगा, और आउट क्रॉसिंग में क्या, कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन करेक्टर नहीं, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। तो आउट क्रॉसिंग क्या है, मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड which have no common ancestor। एक सेकेंड भाई स्पेलिंग गलत होगी। नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री
their pedigree up to 4 to 6 generation, up to 4 to 6 generations. सो गाइज आई होप समझ गए होंगे आप कि आउट क्रॉसिंग क्या है। यहीं पे सेकंड आता है आपका क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, अब देखो भाई क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। मेटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, मेटिंग बिटवीन सुपीरियर इंडिविजुअल, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड with superior female of other breed, with superior female of other breed। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए आपका बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स, बीकानेरी ईव्स और आपकी क्या है क्रॉस करेंगे किसके साथ, मरीनो रैम्स के साथ। भाई शिप की ब्रीड आपकी जिनसे प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, हिजारडेल, हिजारडेल। ठीक है, दैट इज न्यू शिप ब्रीड, न्यू शिप ब्रीड जिसमें मेल और फीमेल दोनों के जो सुपीरियर और जो बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स होंगे वो आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग आपको समझ आ गया होगा। यहीं पे आपका थर्ड टाइप आता है भाई। फर्स्ट क्या था, आउट, जस्ट ए सेकंड, आउट क्रॉसिंग, सेकंड क्रॉस ब्रीडिंग, एंड थर्ड है आपका दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो और देखो, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल वन तो एक तो हिनी का याद रखना है, मेल हॉर्स क्रॉसेस विद फीमेल डोंकी। ठीक है, जिससे बन जाएगा हिनी। हिनी तो आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट जो आपका क्या है आपका म्यूल है, यानी कि मेल डोंकी क्रॉसेस विद फीमेल हॉर्स, इससे बन जाएगा आपका क्या, म्यूल। तो भाई म्यूल आपका ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि जो म्यूल है वो एक क्या है, काफ़ी वेट लोड उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैवलिंग के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं जब आप पहाड़ वगैरह में जाते हो, तो म्यूल वाला इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशंस आपके प्रेजेंट होते हैं। जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स है दोनों पेरेंट्स के इनमें प्रेजेंट मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्या पूरा हो गया, पहले कंप्लीट हो जाता है आपका मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एंड इसी के बाद छोटा सा आपका पार्ट आता है दैट इज टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो भाई टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा यहीं पे आपका आ जाता है मोइट, MOET। ठीक है, तो पहले मेथड्स कंप्लीट किए, अब हम करेंगे आपके टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स आपकी यूज़ होती है। तो देखो भाई टेक्निक्स में सबसे फर्स्ट आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है इसमें आपका, सीमन ऑफ सुपीरियर मेल इज कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड फीमेल। सीमन ऑफ सुपीरियर मेल इज collected and injected into the body of superior female,
बॉडी लिख दिया या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लिख लेना ऑफ सुपीरियर फीमेल। ठीक है, ये होता है आपका आर्टिफिशियल सेमिनेशन। अब इस आर्टिफिशियल सेमिनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ज़रूरत क्यों पड़ती है वो देखो। एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है भाई वो देखो। फर्स्टली, डिक्रीज द चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय इन्फेक्शन, डिक्रीजेस चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड। तीसरा, फ्रोजन जो आपका सीबन कैन बी यूज लेटर, फ्रोजन सेमन कैन बी यूज्ड लेटर। एंड थर्ड है इसमें आपका वेरी इकोनॉमिकल एंड लेस स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड, वेरी इकोनॉमिकल एंड लेस स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो भाई आई होप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है और क्यों करवाया जाता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज MOET। सेकंड टेक्निक आपकी MOET। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने से बन जाता है, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये होता है आपका MOET। अब इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सबसे पहले देखो भाई क्या होगा। आपके NCERT में एग्जाम्पल दे रखा आपकी काऊ का, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, जो आपकी काऊ होगी, ठीक है, काऊ को एडमिनिस्टर करेंगे FS के साथ। काऊ क्या किया गया, काऊ का FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एडमिनिस्टर कर दिया गया। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे तो यहाँ लिख लेते हैं FSH एडमिनिस्टर्ड। अब FSH इंजेक्ट होने के बाद आपकी काऊ में क्या होगा, ये आपका आपका ओव्यूलेशन को इंक्रीज करा देगा, यानी कि नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज सुपर ओव्यूलेशन। FSH के इफेक्ट से काऊ में क्या होगा, आपका एग्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगे, दैट इज 6 to 8 एग्स पर साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देन इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे, अब आपके जो काऊ है उसमें फर्टिलाइजेशन हमें करवाना है। दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आपका जो सुपीरियर बुल होगा उसके साथ मेटिंग करवा देंगे, मेट विद सुपीरियर बुल, ठीक है। या दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करवा दें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, या फिर क्या करवा दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दोनों ही केस में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन डन। अब क्या करेंगे, जो आपके एम्ब्रियोज होंगे, क्या होंगे, एम्ब्रियोज, जो कि होंगे अराउंड आपके 8 to 32 सेल्ड, 8 to 32 सेल्ड, 8 से 32 सेल्ड तक के जो एम्ब्रियो होंगे उनको हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो में ट्रांसफ़र करने, या फिर कुछ को स्टोर करके रख लेंगे। क्या हो सकता है इनका, एम्ब्रियोज का क्या हो सकता है, या तो क्रायो प्रिजर्वेशन फ्यूचर यूज़ के लिए, क्रायो प्रिजर्वेशन कर देंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर में स्टोर करके। ये भाई यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पे करते हैं, -190 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से PYQs देखोगे DSSB में पूछा गया है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, किसी सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू सरोगेट मदर, ठीक है। और फिर उस सरोगेट मदर में वो इंडिविजुअल आपका डेवलप करेगा एंड अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, आपका हाइब्रिड इंडिविजुअल वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है आपकी पूरी की पूरी MOET की जो टेक्निक थी वो। अब इस टेक्निक में देखो, इस टेक्निक को एक तो यूज़ किया जाता है हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए,
यूज्ड फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट इन कैटल, ठीक है, with increased chances of hybrid production, with increased chances of hybrid production, ठीक है। ये होता है भाई आपके MOET का यूज़। और जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, FSH इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सुपर ओव्यूलेशन करवाने के लिए, फॉलिकुलर मैचुरेशन और सुपर ओव्यूलेशन को फेवर करवाने के लिए। एडवांटेजेस क्या है इसके, आपकी जो मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी मीट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं उनकी। तो ये आपको MOET के बारे में याद रखना है सारी चीज़ें। पहली चीज़ याद रखनी FSH, जो कि क्या करवाएगा, सुपर ओव्यूलेशन। दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो एम्ब्रियोज होंगे कितने सेल तक, 8 से 32 सेल तक रिकवर किए जाते। तीसरी चीज़ याद रखनी, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पे होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे। सो गाइज आई होप यहाँ तक जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी आपको समझ आ गई होंगी। एंड यहीं पे एक चीज़ और देखना भाई, देखो इससे पहले हमने क्या देखा, आपका ब्रीडिंग टेक्निक्स देखी थी। अच्छा एक चीज़ देखना, जो आउट क्रॉसिंग है, वैसे तो मैंने क्या बताया है ये याद रखना, बताया भी है बिल्कुल, मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड होते हैं, ब्रीड इनमें सेम होती है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कहीं सोचो ब्रीड अलग हो जाए, तो इनके बीच में छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं। यही डिफरेंस आप लोगों को क्लियर करते चलना, अगर ये समझ आ गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बी कीपिंग। बी कीपिंग तो बी कीपिंग को हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग को बोलते हैं भैया आपका एपीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है, जो तुम्हारी बीज हैं उनके रिगार्डिंग एक दो छोटी मोटी चीज़ बताऊंगा, देर आर हायर चांसेस कि आपसे पूछ लिया जाए। फाइलम तुम्हें पता है, एक सेकेंड भाई, फाइलम तुम्हारा क्या है, अर्थ्रोपोडा है, ठीक है। और बी कीपिंग अगर थोड़ा डिटेल में तुम्हें करना हो तो भाई उसकी अलग से वीडियो भी है, वो मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपकी क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है आपका हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। और फैमिली एपिडे है, जीनस आपके एपिस फ्लोरे काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ये बी कीपिंग वाला पार्ट है, एक यहाँ पे तुम एक चीज़ याद रखनी है, जो बीज का मेन काम क्या होता है, बीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किस में है, पोलिनेशन में, वेरी क्रूशियल रोल इन पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन में बीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो बीज के द्वारा पोलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं आपका मेलिटोफिली, मेलिटोफिली, ठीक है। पोलिनेशन बाय बीज इज कॉल्ड एज मेलिटोफिली, DSSB का PYQ है ये। अब यहाँ पे इनकी कॉलोनी की थोड़ी सी मैं ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगा आपको, डिटेल में नहीं। देखो एक क्वीन होती है, ठीक है, क्वीन एग्स देगी। अब क्वीन जो एग देती है वो भाई अंडे दो तरह के कंडीशन हो सकती है एग्स की, एक तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि फर्टिलाइज्ड हो जाए एग्स, अनफर्टिलाइज्ड। तो भाई एग्स के साथ दो कंडीशन हो सकती, या तो एग्स फर्टिलाइज हो जाए या फिर एग्स फर्टिलाइज ना हो। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनसे क्या क्या फॉर्म होगा आपका, और अनफर्टिलाइज से क्या फॉर्म होगा। फर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म होती है आपकी क्वीन और आपकी वर्कर बीज, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होंगे उनसे फॉर्म होगा आपका ड्रोन, ठीक है। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी, जो ड्रोन होगा वो आपका हैप्लॉइड होगा, क्वीन आपकी डिप्लॉइड होगी, और जो आपकी वर्कर बीज होंगी वो भी आपकी डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। आई होप जो भी बताया गया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहीं पे भाई मैं बीज से रिलेटेड आपको एक दो छोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले बीज से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग ग्लैंड से मिलते हैं, ठीक है।
तो किस ग्लैंड से आपके क्या प्रोडक्ट्स या सिक्रीशंस मिलते हैं वो हम देखते हैं। जो एक दो चीज़ें याद हो उसके उसको याद रख लेना, हो सकता है भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहले है फाइरेंजियल ग्लैंड। फाइरेंजियल ग्लैंड, जो फाइरेंजियल ग्लैंड है, फाइरेंजियल ग्लैंड से मिलती है रॉयल जेली, या जिसे हम बोलते हैं बी मिल्क। ठीक है, फिर यहीं पे दूसरी आती है आपकी वैक्स ग्लैंड। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है वैक्स ग्लैंड से वैक्स मिलती है। और फिर एसिड ग्लैंड्स आती हैं। क्या आती हैं? एसिड ग्लैंड्स। जो आपकी एसिड ग्लैंड्स है इनसे हमें मिलता है बी वेनम। और जो ये बी वेनम है भाई, इसकी एक इम्पोर्टेंस है। क्या है इम्पोर्टेंस वो देखो एक बार। जो आपका बी वेनम है ये अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन अर्थराइटिस ट्रीटमेंट। ठीक है, अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में आपका बी वेनम यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी मैंडिबुलर ग्लैंड्स। मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं इनसे मिलता है आपका वैक्स सॉफ्टनिंग फ्लूइड। वैक्स सॉफ्टनिंग फ्लूइड। देखो जो ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें इतनी कंसाइजली बता दी है, एक साथ तुम्हें ईजिली नहीं मिलेगी, मतलब मिलेगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा जिसमें से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। बट यहाँ पे सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने एक जगह पे आपको बता दी है। आई होप चीज़ें आपको साथ की साथ याद हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसी में आपका फिशरीज। नेक्स्ट इज व्हाट? फिशरीज। तो देखो भाई, फिशरीज में आपको क्या क्या याद करना है, एक सेकेंड। फिशरीज में अरे यार भाई, सबसे पहले फिशरीज में एक सिंपल सी चीज़ याद रख लेना। कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको फ्रेश वाटर फिशेज़ के। ठीक है, फिशेज़ जो फ्रेश वाटर की हैं, और कुछ फ़िश ऐसी बताऊंगा जो आपकी कैसी होंगी, मराइन वाटर फिशेज़। पहले फ्रेश वाटर वाली देख लेते हैं। तो फ्रेश वाटर में आपको याद रखना है कटला, कार्प, रोहू और आपका मृगाल। ठीक है, ये तो होगी फ्रेश वाटर फिशेज। फिर यहीं पे मेराइन के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं आपके। मेराइन में एग्जाम्पल हो गए आपके क्या क्या? हिल्सा, सरडाइन, इससे पहले मैकराल, हिल्सा, मैकराल, सरडाइन और आपका पोम्फ्रेट। ये एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, कौन सा फ्रेश वाटर और कौन सा आपका मराइन है। एंड बाई फिश कल्चर को हम क्या बोलते हैं ये और याद रख लेना एक, इसे हम बोलते हैं आपका पिसी कल्चर। पिसी कल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना शुरू हो जाता है दैट इज़ योर प्लांट ब्रीडिंग। ये है आपका प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग से पहले वो एक छोटी सी चीज़ यहाँ देखना ब्रीडिंग वाले पार्ट में। मोस्ट ऑफ द चीज़ें वैसे मैं बता चुका हूँ, बट एक छोटी सी पॉइंट आपका रह गया। यहीं पे एक चीज़ याद रखना, डीम क्या होता है? DEME। ठीक है, PYQs देखोगे तुम इससे रिलेटेड। डीम्स को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं? दीज आर पार्शली आइसोलेटेड populations। ठीक है, partially isolated populations that shows interbreeding, that performs interbreeding। कहाँ गया यार? that performs interbreeding। ठीक है, and sharing a gene pool and शेयरिंग अ जीन पूल। ये होता है आपका डीम। तो भाई इसको याद रख लेना। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम आपका दोबारा से प्लांट ब्रीडिंग पे।
तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन कर लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का सिंपली मतलब होता है जो आपकी क्रॉप प्लांट्स हैं उनको जेनेटिकली इम्प्रूव्ड करना, ताकि हमें डिज़ायरेबल प्लांट टाइप्स मिल पाए जो कि ज़्यादा अडाप्टेबल हो, आराम से जिनकी कल्टीवेशन की जाए। तो प्लांट ब्रीडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं आपका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप in order to create desirable plant types that are more adaptable and can be used for cultivation तो ये होता है आपका प्लांट ब्रीडिंग। अब जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग है इसमें आपके कुछ एक स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वो स्टेप्स हम देखेंगे। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग किस तरह से होती है ये जानना ज़रूरी है। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, नाउ लेट्स सी। तो देखो भाई, स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग में आपका क्या क्या आता है। फर्स्ट स्टेप आता है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या होता है भाई, जितनी भी आपकी डिफरेंट वेराइटीज़ प्रेजेंट होती है आपकी किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की, उन सभी प्लांट से जितनी भी अवेलेबल जीन्स हैं उन सभी जीन्स को कलेक्ट करना इज योर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। यहीं पे एक छोटी सी टर्म आपकी और आती, दैट इज जर्म प्लाज्म। तो समझो भाई जर्म प्लाज्म क्या होता है। जर्म प्लाज्म क्या होता है आपका, जर्म प्लाज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील फॉर ऑल द जीन्स इन ए गिवन क्रॉप, ठीक है। द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या सीड्स, ठीक है, हैविंग ऑल द diverse alleles for all genes in a given crop, और इसी को हम क्या बोल देते हैं आपका जर्म प्लाज्म, ठीक है। देन सेकंड स्टेप आता है आपका इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हम उस पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स होंगे, यानी कि जो चीज़ जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो जिस पेरेंट में प्रेजेंट होंगे उस पेरेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहीं पे आपका थर्ड स्टेप आता है, दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मेल पेरेंट जिसमें हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स होंगे और जो फीमेल पेरेंट्स जिसमें डिज़ायरेबल ट्रेट होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाएगी, ताकि जो प्रोजेनी होगा उसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे, डिज़ायरेबल ट्रेट्स होंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोजेनी में आपके सारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स होंगे, यानी कि हाइब्रिड क्या बोलेंगे, एक सेकंड भाई, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर मेल के भी होंगे उसमें और फीमेल के भी होंगे, तो ऐसे प्रोजेनी को हम बोलते हैं आपका हेट्रोसिस की कंडीशन, या फिर आप हेट्रोसिस याद रखना, ठीक है। तो हेट्रोसिस क्या होता है यहीं पे याद रखना आपको, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, ये भाई समझना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको,
द फिनोमिना where F1 progeny displays superior characters of both parents। तो इसको हम बोलते हैं आपका हेट्रोसिस या फिर आपका हाइब्रिड विगर। तो भाई ये आपकी इंपॉर्टेंट है एक टर्म जो कि आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज हाइब्रिड विगर एंड हेट्रोसिस। देन इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका फोर्थ, दैट इज सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। इसमें हम सिर्फ उन प्रोजेनीज को सेलेक्ट करेंगे जिनमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ आता है वो स्टेप है, दैट इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन। टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन न्यू कल्टीवार्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके हाइब्रिड जो ऑर्गेनिज्म हमने डेवलप किए हैं उनको लोगों के यूज़ के लिए, फार्मर्स के लिए यूज़ के लिए उनको अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो भाई आई होप यहाँ तक आपको जो प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से जो एनसीईआरटी का आगे जितना भी पार्ट मैं बताऊँगा वो शॉर्ट और कंसाइज तरीके से बताऊंगा, जिस तरह से सवाल आने के चांसेस होते हैं। बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हें खुद लेनी है चैप्टर की एक बार, ठीक है। अब यहीं पे एक एग्जांपल देखो, क्या है, वीट का, ठीक है। वीट यानी कि आपका ट्रिटिकम, ठीक है। क्रॉस होगा आपका राई के साथ, दैट इज राई को बोलते सिकेल, ठीक है। इनके क्रॉस से जो हाइब्रिड बनता है दैट इज योर ट्रिटिकेल। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वीट और राई का जो हाइब्रिड है वो क्या है, ट्रिटिकेल, या पूछ लिया जाए ट्रिटिकेल किसका हाइब्रिड है। अब उसी तरह से आपका यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं वीट एंड राइस के रिगार्डिंग जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है कि जो आपका क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड राइस रिसर्च इम्प्रूवमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, ये आपका कहाँ है, ये आपको याद रखना है, ये है आपका मैक्सिको में, ठीक है। कहाँ, मैक्सिको। और जो आपका ये सेंटर है मैक्सिको में, यहीं पे किसने, बोरलोग ने, नॉर्मन ई बोरलोग, ये नाम हमने शुरू में भी देखा था बोरलोग का, ठीक है। किसमें, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में। यहाँ पे बोरलोग ने क्या किया था, आपका डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज थी वो डेवलप की थी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपका, नॉर्मन बोरलोग ने, और क्या, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट। अब इसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा भाई सारी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है इस पार्ट से, कहीं से भी। 1963 में आपकी दो वैरायटीज थी, एक थी सोनालिका एंड दूसरी है आपकी कल्याण सोना, ठीक है। कल्याण सोना एंड सोनालिका ये दोनों क्या है आपकी, ये है आपकी वीट वैरायटीज, दीज आर योर वीट वैरायटीज, ये है आपकी वीट के वैरायटी, ठीक है। दोनों वीट की वैरायटी हैं। अब इनमें खास क्या है दोनों में ही, ये है आपकी हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट, क्या है, हाई यील्डिंग है
साथ में ये है आपकी डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, ये दोनों फीचर हैं आपके सोनालिका और कल्याण सोना के। सोनालिका और कल्याण सोना क्या है, आपकी वीट की वैरायटी है। अब उसी के साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका क्या है, एक सेकंड भाई, नीचे ही बता देते, कोई नहीं यहाँ। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भाई आपका कहाँ है, एक तो आपको लोकेशन याद रखनी है। आपका जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, दैट इज, एक सेकेंड, IRRI, यह है आपका फिलीपींस में, फिलीपींस। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी आपकी, दो वेराइटीज़ थी, IR8 एंड टाइचुंग नेटिव 1, ये यहाँ पे डेवलप की गई थी। ठीक ठीक, यहाँ पे कौन सी दो वेराइटीज़ आपकी डेवलप की गई थी, एक तो IR8, ठीक है, एंड दूसरी यहीं पे थी आपकी, एंड टाइचुंग नेटिव 1, टाइचुंग नेटिव 1, ये दोनों क्या हाँ आपकी राइस की वेराइटीज़ है, IR8 और टाइचिंग नेटिव 1। अब इसमें भी तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, जो तुम्हारा IR8 है, इस IR8 से आपकी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप की गई थी। ठीक है, एक सेकेंड, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ वर डेवलप्ड फ्रॉम IR8। IR8 से आपकी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप की गई थी। और अब वो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं वो देखो। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ आपकी एक तो जया और दूसरी क्या है आपकी रत्ना। जया और रत्ना दोनों कैसी हैं, इंडियन वैरायटी हैं भाई ये। ठीक है, दोनों ही कैसी हैं आपकी इंडियन वैरायटी हैं, जया और रत्ना। 1966 में ये आपकी डेवलप की गई थी। कब, 1966। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहीं पे भाई एक चीज़ और आपको याद रखनी है, दैट इज़ आपकी शुगर केन की भी दो वैरायटीज़ है। एक है सैक्रम बारबेरी, ठीक है, जो कि कहाँ का है आपका, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया। अब इस जो ये आपका सैक्रम बेरी है, इसकी खास बात क्या है, एक तो ये नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है भाई, इसमें जो शुगर कंटेंट था बहुत कम था, लो शुगर कंटेंट, लो, चलो लिख ही देते हैं कई यार उसे, लो शुगर कंटेंट था। बट इसमें क्या था, रेजिस्टेंस अच्छी खासी थी। ठीक है, यानी कि एडवर्स कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकता था। लो शुगर कंटेंट एंड आपकी यील्ड भी इसकी कम थी। फिर यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल आता आपका सैक्रम ऑफिसिनेरम, जो भाई आपका क्या है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये आपका साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता था। कहाँ, साउथ इंडिया में। ठीक है, अब जो ये साउथ इंडिया वाला जो आपका सैक्रम ऑफिसिनेरम था, इसकी क्या थी, थिकर स्टेम थी और हायर शुगर कंटेंट था। थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट। अब बट समस्या इसमें क्या थी, इसको हम नॉर्थ में ग्रो नहीं कर सकते थे, डिडंट ग्रो वेल इन नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ में ग्रो नहीं हो सकता। अब क्या किया गया, इन दोनों वैरायटीज़ को क्रॉस करवा के एक ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जिसमें क्या थी, सारी जो भी क्वालिटीज़ हमें चाहिए वो सारी अवेलेबल थी। थिक स्टेम थी, हाई शुगर था, अच्छा ग्रो कर सकता था आपके नॉर्थ एरियाज़ में। ठीक है, तो ये याद रखना है। सैक्रम बेरी का बारबेरी है भाई आपका, एक सेकेंड, बारबेरी है तुम्हारा नॉर्थ का, और जो तुम्हारा क्या है, ओफेसिनेरम है तुम्हारा साउथ का।
तो इनको याद रख लेना एज इट इज़। अब यहीं पे आते हैं कुछ आपकी डिजीज़ के बारे में। कुछ मैं आपको डिजीज़ बताऊंगा, वो डिजीज़ भी एज इट इज़ याद रख लेना। देखो, इसके बाद जितना भी चैप्टर मैं बताऊंगा ना, वो थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसा समझाने का नहीं है। जितनी चीज़ें एज इट इज़ याद रखने की, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ डिजीज़ देखो। अरे यार, एक सेकेंड, चलो भाई को रिमूव ही कर देते हैं इससे बैटरीज को। यहाँ पे डिजीज़ के मैं एग्जांपल बताऊंगा जो कि डायरेक्ट याद करनी। वायरल डिजीज़ के एग्जांपल याद रखना भाई, एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपके। क्या क्या है? एक तो टोबैको मोज़ेक, देन टर्निप मोज़ेक। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके किसके? वायरल के। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं आपकी फंगल। अब फंगल डिजीज़ के एग्जांपल्स देखना भाई। फंगल डिजीज़ में एग्जांपल आपके ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल हैं किसके? फंगल डिजीज़ के। अब इसके बाद थर्ड टाइप आता है तुम्हारा बैक्टीरियल डिजीज़ का। बैक्टीरियल वाले में एक ही एग्जाम्पल आपका दे रखा है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। तो भाई ये कुछ आपके डिजीज़ के एग्जाम्पल है जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस यहाँ से होते हैं। एंड यहीं पे एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारा क्या था? आयरिस फेमाइन था। आयरिस फेमाइन जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था? ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से क्या हुआ था आपका? आयरिस फेमाइन हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब यहाँ तक आई होप कुछ चीज़ें तो आपको साथ की साथ याद होगी होंगी, बट भाई इस चैप्टर में ना एग्जाम्पल बहुत सारे याद करने के, तो इस चैप्टर के लिए तुम्हें एक दो रिवीजन लेनी पड़ेंगी, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अब जो पार्ट मैं बताऊंगा उसमें भी सारे तुम्हारे एग्जाम्पल्स ही हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में जो वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखो। सबसे पहले आ जाती है आपकी भिंडी। ठीक है, भिंडी को हम क्या बोलते हैं आपका? अबेल मोस्चस एस्क्यूलेंटस। अबेल मोस्चस एस्क्यूलेंटस आपकी क्या है? भिंडी है। और इसी भिंडी में एक भिंडी आती है जिसका नाम है प्रभानी क्रांति। टोटली एनसीईआरटी का कंटेंट है भाई, जो भी है फिलहाल मैं एग्जांपल वगैरह बता रहा हूँ, जो भी इनके फीचर्स बताऊंगा। ये जो आपकी प्रभानी क्रांति है, ये थी आपकी रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। इट वॉज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना, जो तुम्हारी प्रभानी क्रांति है ये भी भिंडी है, और एक पूसा सवानी होती है, पूसा सवानी भी आपकी एक भिंडी की ही वैरायटी है। भिंडी को क्या बोलते हैं? अबेल मोस्चस एस्क्यूलेंटस। प्रभानी क्रांति भी भिंडी और पूसा सवानी भी भिंडी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कुछ गेहूं की वैरायटीज़। वीट के केस में आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे कि आपका एक सेकेंड, वीट में आपको याद रखना है एटलस 66। ठीक है, वीट है ये भी। सोनालिका भी वीट है, एक वीट की वैरायटी है। उसके बाद कल्याण सोना, ये भी वीट की वैरायटी है। एंड हिमगिरी, ये भी आपकी एक वीट की वैरायटी है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो एक सेकंड भाई, इनको एक दूसरे तरीके से भी तो अरेंज हम कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है,
एटलस, सोनालिका, कल्याण, सोना और हिमगिरी। ये तो हो गए वीट। इसके बाद राइस के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने। फर्स्ट इज जया एंड सेकंड इज योर रत्ना। ये हो गए आपके राइस के एग्जाम्पल। अब इसके बाद आते हैं आपके ब्रेसिकेसी यानी कि आपके सरसों के एग्जाम्पल। ब्रेसिका, ब्रेसिका में जो एग्जाम्पल आपको याद रखने वो है एक तो पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम, देखो पूसा सवानी भिंडी है और पूसा स्वर्णिम आपकी सरसों है। एंड पूसा गौरव, पूसा गौरव ये क्या है आपकी, ये है आपकी सरसों। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। एंड यहीं पे भाई भिंडी वाले में एक और एग्जाम्पल आता है आपका ओकरा। ओकरा भी आपकी क्या है, एक भिंडी की वैरायटी है। तो भिंडी के एग्जाम्पल देख लिए, वीट के एग्जाम्पल देख लिए, राइस के एग्जाम्पल देख लिए, ब्रेसिका के एग्जाम्पल देख लिए। अब यहीं पे आपको देखने किसके एग्जाम्पल, दैट इज कॉलीफ्लावर। चलो कॉलीफ्लावर से पहले काउपी के एग्जाम्पल देखते हैं। काउपी में एग्जाम्पल याद रखना आपको क्या, पूसा कोमल, पूसा कोमल। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद आपका किसके, कॉलीफ्लावर के एग्जाम्पल। कॉलीफ्लावर सारा भाई एनसीईआरटी का कंटेंट है तुम्हारा जो भी मैं बता रहा हूँ। कॉलीफ्लावर में पूषा शुभ्रा, शुभ्रा या शुभ्रा जो भी तुम बोलो, पूषा शुभ्रा है तुम्हारी कॉलीफ्लावर। और पूसा स्नोबॉल केवन, देखो जो आपकी गोभी होती है स्नोबॉल जैसी दिखती, तो इस तरह से अपना दिमाग खुद की ट्रिक्स भी बना लेना कुछ कुछ। पूसा स्नोबॉल केवन ये भी आपकी क्या है, कॉलीफ्लावर ही है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है एक चिली का भी एग्जाम्पल आपकी बुक में। तो चिली में आपको याद रखना है पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार। तो भाई पूसा के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए। पूसा सवानी किसका एग्जाम्पल है, आपका भिंडी का। पूसा स्वर्णिम किसका एग्जाम्पल है, ब्रेसिकेसी। और पूसा सदाबहार क्या है तुम्हारा, चिली। तो इनको मैं थोड़ा सा अलग से ही यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ। एक है पूसा सवानी, पूसा स्वर्णिम और पूसा सदाबहार। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस अपना याद रखना, क्या डिफरेंस है सवानी में, स्वर्णिम में और पूसा सदाबहार, कौन किसका एग्जाम्पल है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखो। अब देखो भाई आपका म्यूटेशंस इंड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, अल्फा रेडिएशंस। प्लांट में अगर आपको म्यूटेशंस इंड्यूस करने तो क्या यूज़ करेंगे, आपकी अल्फा रेडिएशंस, म्यूटेशंस। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद देखो आपका मगबीन रेजिस्टेंट, जो आपका मगबीन है वो भी दो चीज़ों के रेजिस्टेंट आपके एनसीईआरटी में चीज़ दे रखी है। क्या चीज़, जो आपकी मगबीन है। ठीक है, मगबीन रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंट टू किस किस से रेजिस्टेंट आपकी मगबीन, एक तो येलो मोज़ेक वायरस से, येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट है। दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट है। ठीक है, और जो ये म्यूटेशंस है इनमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, दीज वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस, इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। म्यूटेशंस किसमें, आपकी मगबीन में। ठीक है, तो ये याद रखना क्या, कि जो तुम्हारी मगबीन है इट इज़ रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड आपका पाउडरी मिल्ड्यू। और जो म्यूटेशन से इंड्यूस की गई है बाय आपकी म्यूटेशन से इंड्यूस की गई हैं जो भी रेजिस्टेंस है इनमें। ठीक है, अच्छा प्रभानी क्रांति क्या है, अभी अभी में हमने देखा जो आपकी प्रभानी क्रांति है ये है आपकी भिंडी की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है आपका येलो मोज़ेक वायरस से। ठीक है, तो येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट है मगबीन और प्रभानी क्रांति। भाई सारे एग्जाम्पल एज इट इज़ याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल आपका एक छोटा सा पार्ट आता है तुम्हारा किससे रिलेटेड, तुम्हारी मेज से रिलेटेड। मेज यानी कि मक्की। तो मेज के बारे में देखो भाई, जो तुम्हारी मेज है ये आपकी रेजिस्टेंट होती है स्टेम बोरर्स से, रेजिस्टेंट टू स्टेम बोरर्स। ठीक है,
ये आपकी स्टेम बोरर से रेजिस्टेंट है। अब इसमें ऐसी क्या कंडीशंस प्रेजेंट होती है, इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंट है? क्योंकि जो तुम्हारी मेज़ है इसमें एस्पार्टिक एसिड हाई होता है, हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड। दूसरा, नाइट्रोजन कम होती है, नाइट्रोजन कंटेंट कम है इसमें, लो नाइट्रोजन, एंड आपकी शुगर्स भी कम है, लो शुगर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी में नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं आपके कॉटन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब कॉटन के रिगार्डिंग क्या क्या याद रखना वो देखो। जो आपका कॉटन है इसमें दो तरह की मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है हमें। ठीक है, फर्स्ट इज योर हेयरी लीव्स। जो कॉटन की लीव्स होती है वो हेयरी होती हैं। कॉटन में क्या होती है? हेयरी लीव्स होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे लीव्स पे। दूसरा, इनमें प्रेजेंट होती है आपकी नेक्टरलेस स्मूथ लीव्स, हेयरी लीव्स। दूसरा, नेक्टरलेस स्मूथ लीव्स। एक कंडीशन ये हो सकती है आपकी कॉटन में। ठीक है, अब याद रखना जो तुम्हारी हेयरी लीव्स होती है, हेयरी लीव्स होने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होती है जैसिड्स के लिए। ठीक है, हेयरी लीव्स रेजिस्टेंट होंगी जैसिड्स से, और जो नेक्टरलेस स्मूथ लीव्स होंगी ये रेजिस्टेंट होंगी आपकी बोलवॉर्म्स से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल सेम आपका आता है वीट के केस में। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? वीट। अब सिमिलरली कॉटन के जैसे ही आपके वीट में भी दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या? वीट में एक तो होती है आपकी सॉलिड स्टेम, सॉलिड स्टेम। ठीक है, और दूसरी आपके वीट में होती है हेयरी लीव्स, हेयरी लीव्स। ठीक है, अब जो ये आपकी सॉलिड स्टेम होती है वीट में, स्टेम सॉलिड होने की वजह से डेवलपमेंट होती है रेजिस्टेंस किसके लिए? स्टेम साफ्लाई के लिए, रेजिस्टेंट टू स्टेम साफ्लाई। ठीक है, तो ये याद रखना, वीट में होती है सॉलिड स्टेम जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट होता है स्टेम साफ्लाई के लिए, और जो हेयरी लीव्स होती हैं इनकी वजह से आपका ये रेजिस्टेंट होता है सीरल लीफ बीटल के लिए, सीरल लीफ बीटल। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। एक है भाई कॉटन का केस, दूसरा आपका वीट का केस। ठीक है, इनमें रेजिस्टेंस देखनी है आपको। क्या चीज़ हम देख रहे हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू किस चीज़ से रेजिस्टेंट है? ये भी आपका रेजिस्टेंट टू। वीट आपका किस से रेजिस्टेंट है? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखो क्या है, वीट में जो हेयरी लीव्स हैं उनकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है आपकी जैसिड से रेजिस्टेंट, और वीट सॉरी कॉटन में जो हेयरी लीव्स हैं उनकी वजह से कॉटन प्लांट रेजिस्टेंट होगा जैसिड्स के, और वीट में जो हेयरी लीव्स हैं उनकी वजह से वीट प्लांट रेजिस्टेंट होगा सीरल लीफ बीटल के। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं एग्जाम्पल। अब इसके बाद कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करूँगा जो कि एज इट इज़ आपको याद रखनी है। आपका जो IARI है, IARI दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो IARI है ये कहाँ पे है? ये है तुम्हारा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो ये एज इट इज़ याद रख लेना। और अब एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको कुछ एक हाइब्रिड प्लांट, मतलब हाइब्रिड आपके वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल, हाइब्रिड्स। अब जो ये हाइब्रिड्स के एग्जाम्पल बताऊंगा ये देखना आपको, इन हाइब्रिड्स में आपकी क्या क्या चीज़ें मिल रही, किस चीज़ से हमें क्या मिल रहा है। जो आपकी मेज़ हाइब्रिड है, ठीक है, मेज़ से हमें क्या मिल रहा है? आपके लाइसिन और आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना जो आपके लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है ये क्या है? दीज आर असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेज़ हाइब्रिड से हम किस चीज़ की डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं? तो आपको याद रखना अमाइनो एसिड्स हैं,
और वो भी असेंशियल, दैट इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट इज योर वीट। वीट की एक हाइब्रिड वैरायटी मिलती है, दैट इज एटलस 66 यानी कि 66। इसमें मिलता है हमें क्या, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, ठीक है। फिर यहीं पे एक और एग्जांपल आता है, दैट इज राइस। राइस से हम डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं आयरन की, आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक छोटा सा पार्ट और आता है इसी में, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। देखो भाई, अब क्या है, पॉपुलेशन हर कंट्री की बहुत जल्दी ग्रो कर रही, बट इंडिया में तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने तो पॉपुलेशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इतनी पॉपुलेशन के लिए भाई फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढते हैं। ऑल्टरनेट सोर्स हो सकते हैं आपके कुछ जो पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड ना हो के बाकी आपके माइक्रोब्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता है आपका, आपके बैक्टीरिया को फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका कुछ एल्गी हैं एंड कुछ आपकी फंजाई को भी। जो ये आपके माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, और जो इन ऑर्गेनिज्म से हमें बायोमास मिलेगा उसको हम फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय these microbes is used as food। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका कौन से सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जांपल है। एग्जांपल याद रखना, स्पाइरुलिना, ये क्या है आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उसी के साथ साथ बैक्टीरिया में ही एक और एग्जांपल याद रखना, दैट इज मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोट्रोफस, एक सेकेंड, मिथाइलोट्रोफस। ये क्या आपके, ये हैं आपके भाई बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन और मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस भी आपका सिंगल सेल प्रोटीन है। यहीं पे दूसरा जो एग्जांपल आता है आपका, जैसे कि आपका यीस्ट। यीस्ट में आपके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि एक तो आपका कैंडिडा और आपका यूटिलिस, यूटिलिस, ठीक है। फिर आपकी कुछ फंजाई भी हो सकती हैं। वी विल यूज सम डिफरेंट कलर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, मोर इंगेजिंग, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि आपकी फिजेरियम ग्रेमिनेरम, ग्रेमिनेरम, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे आपका यूज़ करते हैं किस तौर पे, फूड के तौर पे, ठीक है। आई होप जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। और अब हम आ गए हैं आपके चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले एक बार हम टिश्यू कल्चर को डिफाइन करेंगे। टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई, आपके प्लांट सेल्स को हम निकाल के और उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम उनको ग्रो करते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है वो समझ गए होंगे। अब जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो पॉइंट देखो, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखो आपकी एनसीईआरटी में ना प्लांट टिश्यू कल्चर के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो एनिमल टिश्यू कल्चर पे हम फोकस नहीं करेंगे। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन है आपका, ये याद रखना आपका, दैट इज गेटलिब हेम्बरलैंड, हेम्बरलैंड, ठीक है। ये आपका एक साइंटिस्ट है, दैट इज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसको भाई याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब जो दो टर्म यहाँ पे आती, एक आती है इन विट्रो और एक इन वीवो।
देखो इन वीवो क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को ग्रो करना इनसाइड लिविंग बॉडी, इनसाइड लिविंग बॉडी, ठीक है। एंड इन विट्रो क्या होता है, इनसाइड ए टेस्ट ट्यूब या इन आउटसाइड लिविंग बॉडी। इन विट्रो क्या आपका आउटसाइड लिविंग बॉडी, आउटसाइड लिविंग बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये होता है आपका इन विट्रो। अब यहीं पे देखो क्या होता है, एक छोटा सा टर्म आती है एक, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। अब माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है आपका, टिश्यू कल्चर को यूज करके, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस करना इज योर माइक्रो प्रोपोगेशन। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग thousands of plants, thousands of plants through tissue culture, through tissue culture, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका माइक्रो प्रोपगेशन। अब माइक्रो प्रोपगेशन में जो आपके यहाँ पे क्या होंगे, आपके जो प्लांट्स डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। कैसे प्लांट्स मिलते हैं हमें, माइक्रो प्रोपगेशन से जो प्लांट्स मिलते हैं वो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, ठीक है। और जो ये तुम्हारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम आपका सोमा क्लोन्स। इनको क्या बोलते हैं हम आपका सोमा क्लोन्स बोलते हैं इनको, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, जो आपके कुछ सोमा क्लोन्स प्लांट आपके ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं, जैसे कि आपके टोमेटो के, देन आपके एप्पल के, उसके साथ साथ आपके बनाना के, इनके माइक्रो प्रोपगेशन की जा चुकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो बेसिकली थोड़ा सा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है इसमें। ये मान लीजिए आपका एक सेकंड, एक सेकंड भाई, ये मान लीजिए आपका एक प्लांट है, ठीक है। तो इस एक प्लांट से हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट हमने निकाला, इसमें से हमने क्या निकाल लिया, टिश्यूज़ निकाल लिए। ये क्या आ गए, टिश्यूज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन टिश्यूज़ को हम सेपरेट करेंगे, एक एक सेल को अलग कर लेंगे, ठीक है। एक एक सेल हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, सेल्स सेपरेट कर लिए। अब इन सेल्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी पेट्री प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मान लीजिए आपके जो सेल्स है वो इस पेट्री प्लेट में आ गए, ठीक है। और यहीं पे फिर इन प्लांट्स को हम क्या करें, इन सेल्स को हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। सेल्स ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया, ज़रूरी नहीं पेट्री प्लेट्स यूज़ करें, यहाँ पे आपकी टेस्ट ट्यूब्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल सेल से क्या बनेगा, एक प्लांट। हर सेल से एक सिंगल प्लांट बन सकता है, वन प्लांट, ठीक है। हर एक सिंगल सेल एक पूरा प्लांट बना सकता है। एंड इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटियोपोटेंसी, टोटियोपोटेंसी। द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू जनरेट एंड वोल प्लांट, जनरेट ए एंटायर प्लांट इज कॉल्ड एज योर टोटियोपोटेंसी। क्या, कैपेसिटी of a single cell, capacity of a single cell to generate whole plant, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपकी टोटियोपोटेंसी। तो दो तीन डेफिनेशंस आप टर्म्स आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको चीज़ें साथ के साथ याद भी हो गई होंगी। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि टिश्यू कल्चर के लिए जो हम टिश्यूज़ लेते हैं, सेल्स लेते हैं, वो यूजुअली हम लेते हैं मेरिस्टेम से, ठीक है। तो इस लाइन को मैं लिखवा देता हूँ, फॉर टिश्यू कल्चर, फॉर टिश्यू कल्चर cells are taken from मेरिस्टेम।
आपकी जो मेरिस्टेम होती है उससे हम आपके सेल्स को निकालते हैं। वो मेरिस्टेम आपकी एपिकल भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती कौन सी, रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम, या दूसरी हो सकती है आपकी एक्सिलरी मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, एपिकल मेरिस्टेम या आपकी एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम। अब रीज़न क्या है कि आपके जो मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते रहते हैं, इसीलिए जो आपके मेरिस्टेम के सेल्स होंगे वो टोटली इन्फेक्शन फ्री मिलते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम क्या होता है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, remains free from infection, remains free from infections, ठीक है। ये आपके इन्फेक्शंस से फ्री मिलते हैं आपके क्या, मेरिस्टेम्स। इसी वजह से यहाँ आपके जो क्या होते हैं, मेरिस्टेम के टिश्यूज़ को लिया जाता है आपका टिश्यू कल्चर के लिए। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और आती है, आप एक सेकंड भाई, पेज ऐड करने पड़ेंगे, जस्ट ए सेकंड। अब ये देखो, एक छोटी सी टर्म आती है क्या, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आपका क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट आपका वो सेल होता है जिसकी जो सेल वॉल रिमूव कर दी होती है, सेल वॉल रिमूव्ड, ठीक है। जिस सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है इसकी, तो ये याद रखना, ये होता है आपका प्रोटोप्लास्ट। अब यहीं पे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं ना, हाइब्रिड प्लांट्स, उनको हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर की वजह से ही को यूज़ करके ही प्रोपोगेट करते हैं। रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये भाई जितनी भी, एक सेकेंड, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है इनको सबको एज इट इज़ याद रख लेना, इनसे बार मुश्किल ही आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है भाई। इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद या इससे पहले एक बार एनसीईआरटी का चैप्टर भी पूरा रीड कर लेना, ये वाला, ठीक है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थ्योरी तैयार करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि लेक्चर देख लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, चैप्टर तैयार होगा, बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो इतने क्वेश्चन गलत होंगे, तुम्हें खुद ये लगेगा कि बिना क्वेश्चन के तो कुछ होना जाना है ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, ताकि कंटेंट में जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊँ, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।